महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों शोरों पर है। इसी बीच हमारे साथ एक अजीत पवार गुट के एनसीपी के नेता दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह हैं। उनसे बातचीत करेंगे। उनकी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या चुनौतियां हैं और क्या रणनीति है चुनाव को लेकर, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका इंडियन न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, आपके श्रोताओं को और देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू सर, सबसे पहले समझना चाहूँगा महाराष्ट्र चुनाव के लेके आपकी क्या तैयारियां हैं। देखिए, महाराष्ट्र चुनाव को लेके हमने जो सरकार चलाई है, महायुति की जो सरकार चली है, उससे जनता इतनी ज़्यादा उत्साहित है कि वो जनता चाहती है कि हम लोग रिपीट करें। ये जो चुनाव है ये एक अलग टाइप का चुनाव है। इसमें जनता चुनाव लड़ रही है। पार्टियां, हमारी पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, हम लोग ये देख रहे हैं प्रचार के माध्यम से, और जगह जगह हम लोग जा रहे हैं। जो हमने काम किया है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, और शिंदे जी, अजीत दादा पवार, हम लोगों ने मिलके जो काम किया है, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा जनता उत्साहित है कि हमें दोबारा मौका मिले। सर, आपने जैसे कहा कि दोबारा मौका मिले, लेकिन अभी जो अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो महाविकास आघाड़ी बहुत बड़ा आरोप लगाती है कि जो आपने सरकार थी महायुति की, उसमें कुछ नहीं किया है, सिर्फ झूठे वादे किए हैं और उन वादों को वो तथ्य के साथ रखते हैं। तो आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, वो उनका काम है हमारा विरोध करना, और उनका जो विरोध है वो नज़र आता है, क्योंकि वो जिसको बोलते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उनके पास सरकार ने उनको नकार दिया है जनता ने, और इस चुनाव में उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, तो वो इस टाइप की बातें कर रहे हैं। लेकिन आपको, आपके चैनल के माध्यम से मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि अब महाराष्ट्र की जनता ने जो हमें उत्साह दिखाया है हमारे सरकार को चलाने के तरीके को लेके, शिंदे साहब की, अजीत दादा पवार की जो नीतियां हैं, जैसे लाडली बहन योजना जो अजीत दादा पवार ने चलाई है, हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक वर्ग के लोगों का सम्मान जो बढ़ा है, और जो अजीत दादा पवार की जो नीति है उससे साफ नज़र आ रहा है कि हम लोग रिपीट कर रहे हैं और अच्छे नंबर से हम लोग सरकार में आ रहे हैं। आपने कहा रिपीट कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह के देखा गया कि आपने चुनाव अच्छे तरीके से लड़ा, लेकिन जो परिणाम आए वो एकदम उल्टे आए, और उसमें कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि महाविकास आघाड़ी से सीटें कम थी महायुति की। अब उसके बाद आपने एक जिक्र किया कि लाडली बहन योजना, क्या महाराष्ट्र चुनाव से पहले ही इस योजना का लागू होना कहीं ना कहीं वोटरों को लुभाने के लिए, तो ऐसा नहीं किया गया है? नहीं, ये तो योजना काफ़ी टाइम पहले दादा ने अनाउंस कर दी थी। दादा की और भी काफ़ी योजना आने वाले टाइम के लिए, तो दादा का जो प्लान है महाराष्ट्र के नौजवानों के लिए, वो एक अलग टाइप का प्लान है। अल्पसंख्यकों के लिए बहुत ही खूबसूरत उन्होंने काम किया है। और रही बात इसकी कि इन्होंने महाविकास आघाड़ी जो लोकसभा चुनाव में जीते या ज़्यादा सीटें ले गए। देखिए, लोकसभा चुनाव एक अलग टाइप का चुनाव था, और ये जो चुनाव है, ये चुनाव अजीत दादा पवार, एनसीपी, अजीत दादा पवार और मोदी जी की जो गुड गवर्नेंस है, जो हमने सरकार को वहाँ पर डिलीवर किया है जनता को, उसके ऊपर चुनाव है। और ये चुनाव बहुत ही अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। अभी हम लोग 175 से ऊपर हम लोग सीट लेने जा रहे हैं, तो ये पता चल रहा है हमें कि हम लोग सरकार में दोबारा रिपीट करें। जनता हमसे प्यार करती है और जनता हमें दोबारा से चुन के ला रही है। आपने जैसे 175 वाली बात की है, मैं अभी सुन रहा था कि अजीत पवार जी ने एक बयान जारी किया कि बारामती से मैं 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत रहा हूं और हमारी सीटें 175 से ज़्यादा आ रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी 100 से ज़्यादा सीटें, अभी भी आप मान रहे हैं कि 100 से ज़्यादा सीटें लेके आ रही है, कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग है आपके लिए? देखिए, महाविकास आघाड़ी 106 के आसपास सिमट जाएगी, और जहां हम लोग भी लोगों के बीच में जा रहे हैं। लोगों का उत्साह बता रहा है कि ये 100 और 106, 110, 11, 12 में ही
पूरी महाविकास आघाड़ी सिमट जाएगी। हमारी जो महायुति को जो सीटें मिलने जा रही हैं वो 175 से ज़्यादा मिलने जा रही हैं। साथ में जो दादा से लोगों का जो अपना लगाव है महाराष्ट्र की जनता का, वो एक अलग टाइप का लगाव है। दादा ने गली गली में काम किया है। दादा का संदेश गांव गांव, गली गली, नगर नगर पहुंचा हुआ है। तो दादा के मेहनत से, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है महाराष्ट्र में। एक मेरा अलग तरह का क्वेश्चन होगा, आपने जैसे कहा अजीत पवार जो आपने दादा यूज किया है, क्या अजीत पवार जी ने शरद पवार से राजनीति में एक परिवार को छोड़कर एक राजनीति में एकदम से ऐसा निर्णय लिया जो क्या इसमें हम ऐसा देख सकते हैं कि परिवार से ज़्यादा राजनीति ज़्यादा महत्व रखती है? नहीं, देखिए, सेवा करने का दादा का अपना एक तरीका है। और जब जनता में दादा ने एक डिसीजन लिया, वो दादा का अकेले का नहीं है, वो इतने सारे एमएलए का डिसीजन है। दादा अकेले डिसीजन लेने वाले नहीं थे, जनता का ही डिसीजन है। जो चुन के आए हुए एमएलए हैं उनका डिसीजन है कि हमने सरकार में जाके लोगों की सेवा करनी है, उनके लिए नई नई प्लानिंग बनानी है। अगर दादा सत्ता में नहीं होते और अगर एमएलए रहते तो जो लाडली बहन योजना है या और लाडले भाऊ योजना है, इन योजनाओं को या और भी अल्पसंख्यकों के लिए पढ़ाई के लिए जो पहले 5 लाख 2 लाख मिलते थे, अभी उन्होंने बढ़ाया है। तो ये जो काम कर सकते थे दादा, ये जनता के लिए काम हुआ है, बाहर रह के कर नहीं सकते। तो अजीत दादा पवार का विजन बड़ा क्लियर है कि जनता की सेवा करने आए हैं, एमएलए एमपी बनने नहीं आए हैं। इसीलिए उन्होंने सत्ता को अपने हाथ में लिया। और अगर डिप्टी सीएम नहीं होते तो जो वो करना चाहते थे वो नहीं कर सकते थे। इसीलिए महाराष्ट्र की जनता ने अजीत दादा पवार को एक तरफा मैंडेट देना शुरू किया है। मैं सीधा बारामती चलूँगा, क्योंकि बारामती से अभी जब चुनाव हुआ तो वहाँ पर सुप्रिया सुले ने अपनी भाभी को ही चुनाव हरा दिया। अब इस बार फिर वहाँ पर देखा जा रहा है चाचा भतीजे के बीच एकदम कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। जैसे कि एनसीपी शरद पवार गुट से योगेंद्र पवार जी हैं और अजीत पवार जी के सामने वो चुनाव लड़ रहे हैं। कितना इजी और कितना ये चुनाव जो है वो किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि परिवार के बीच का चुनाव है, एक तरीके हम कह सकते हैं इसको। देखिए, जो आपने बोला कि अजीत दादा पवार की और उनकी टक्कर दिखाई दे रही है, मुझे कहीं भी टक्कर नज़र नहीं आती है। उसका कारण है दादा ने उस एरिया में इतना काम किया है। एमएलए की सीट दादा जो बोलते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा वोटर्स जीतेंगे, ये फैक्ट है। जिस दिन 23 तारीख को आपको पता चलेगा दादा 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत रहे हैं। दादा के साथ नौजवान हैं, दादा के साथ किसान हैं, दादा के साथ में वो माताएं बहनें, उनका आशीर्वाद है। वो लोग घर घर जाके, दादा से ज़्यादा मेहनत तो वहाँ की जनता कर रही है बारामती की, और बहुत जल्द आपके सामने 23 तारीख को रिजल्ट आएगा। एक आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछूंगा कि आप जिस तरीके से आपने कई सारी योजनाएं गिनाई, चाहे लाडली बहन योजना हो, चाहे लाडले भाई योजना हो, और अल्पसंख्यकों के लिए आपने जिक्र किया, एक दूसरा आप दिल्ली में अगर आ जाएं, दिल्ली में तमाम सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि लोगों के लिए, जनता के लिए दिल्ली सरकार कर रही है। आप यहाँ पर तो उनको फ्रीबी रेबडी बोल रहे हैं, और वही योजनाएं वही अगर महाराष्ट्र में लागू होती हैं, क्या वहाँ पर ये फ्रीबीज का टैग नहीं लगता है? देखिए, रेवड़ी उसको बोला जाता है कि जैसे फ्री में पानी देना। फ्री में आप शिक्षा दे दीजिए, कोई रेवड़ी नहीं बोलेगा। फ्री में आप हेल्थ दे दीजिए, चिकित्सा दे दीजिए, कोई रेवड़ी नहीं बोलेगा। आप बिजली फ्री में देते हैं, वो भी कुछ 200 यूनिट एक बल्ब जलाने वाला आदमी अगर बच्चा पढ़ता भी है तो उससे ऊपर चला जाता है। जैसे ऊपर जाता है तो उसको पूरा बिल देना होता है। तो फ्री रेवड़ी जो बोला जा रहा है, आप शिक्षा को, हमारा नारा है एनसीपी का, अजीत दादा पवार का एक नारा है कि या तो शिक्षा माफ़ कीजिए फीस को, या अपने आप फीस भरे सरकार, या माफ़ करे सरकार। एनसीपी का यही संकल्प, और एनसीपी ही एक विकल्प हमारा। हम लोग दिल्ली में भी ये चाहते हैं कि शिक्षा फ्री हो। हमें पानी फ्री नहीं मिले, दे देंगे हम लोग बिल,
हमें बिजली फ्री ना मिले दे देंगे, लेकिन हेल्थ फ्री मिल जाए। ये जो 5 स्टार होटल के रूप में हॉस्पिटल बना दिए हैं, उनका एक बेडरूम का किराया 15,000, 17,000, 20,000, जो 5 स्टार होटलों में भी नहीं है, वहाँ पर मरीज से लूटा जा रहा है। तो ये आदमी के हाथों आदमी की लूट को बंद होना चाहिए। शिक्षा के नाम पे भी अरविंद केजरीवाल सरकार ने जो बुरा हाल किया है, एक मजदूर के बेटे को मजदूर बनाने का काम किया है। अब आप बोलेंगे शिक्षा मॉडल तो मनीष सिसोदिया ने बहुत अच्छा किया है। जब आप शिक्षा के नाम पर ये बोल देंगे कि 10वीं तक आप किसी को फेल नहीं करेंगे और 97-98% मार्क्स देंगे, तो उससे क्या होगा? उस बच्चे की नींद कमज़ोर हो जाएगी। और उसको मुकाबला किससे करना होगा? जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, कैम्ब्रिज हो गया, जीडी गोइंका हो गया, डीपीएस हो गया, इतने रियान हो गया, इतने बड़े स्कूलों का मुकाबला एक बच्चा 90% जो 80% नहीं था, उसको पासिंग मार्क्स दे दे के पास करते जाएंगे तो होगा क्या? वो मजदूर का बच्चा मजदूर ही बनेगा, क्योंकि वो 10th के बाद में लाजमी है फेल होगा। तो ऐसी शिक्षा नीति बेकार है। ऐसी सरकार बेकार है जो एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दे, शिक्षा के नाम पे ऐसा हालात कर दे कि गरीब का बच्चा आईएएस आईपीएस बनने के बजाय मजदूर बन जाए। तो मैं दोबारा आपको महाराष्ट्र चुनाव की तरफ लेके चलूँगा, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव इस समय जो प्रचार है वो ज़ोरों शोरों पर है। महाराष्ट्र चुनाव में एक सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है कि सीएम का फेस कौन होगा। अगर महायुति जीतती है चुनाव तो सीएम किसको बनाया जाएगा, क्योंकि इसको लेकर तमाम सारे हम देख सकते हैं, तमाम सारे बयान आते हैं, बयानबाजी होती है। अब इसके बाद आप किसको सीएम का फेस देखना चाहते हैं? देखिए, मेरी दिली तमन्ना अगर आप पूछेंगे तो अजीत दादा पवार। हम लोग तो चाहेंगे हमारा नेता वहाँ महाराष्ट्र को लीड करें, और उनकी जो सोच है महाराष्ट्र के लिए, जो विकास की उन्होंने जो एक ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है, उसको अगर हम, क्योंकि हमारी वो मीटिंग्स लेते हैं, तो उनके दिल की भावना को हम लोग मीटिंग्स में समझते हैं कि वो क्या चाहते हैं महाराष्ट्र के लिए। तो एक ऐसा लीडर जो हर एक नौजवान के लिए एक नया महाराष्ट्र देना चाहते हों, वो पूरे देश में एक माहौल बनाना चाहते हैं कि नौजवानों के हाथ में कारोबार हो, बिजनेस हो, रोजगार हो। उनका नारा है कि गरीब राष्ट्रपति का बेटा हो या हो गरीब की संतान, सबको हो रोजगार, यहाँ पर शिक्षा मिले एक समान। ये अजीत दादा पवार हम लोगों को बोलते हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि हमारा लीडर वहाँ को लीड करे, और ये तो महायुति जीतेगी तो उनका डिसीजन होगा, क्योंकि ये कैलकुलेटिव डिसीजन होगा, ये हमारा अकेले का। ये आपकी बहुत बड़ी मांग है कि आप एक सीएम जो आप बता रहे कि अजीत पवार को मनाया जाए, लेकिन एक दूसरी चीज़ ऐसी खड़ी होती है कि जब सीट बंटवारा होता है तो सीटों के बंटवारे में सबसे कम सीटें मिलती हैं जो पार्टी 4 दशकों से अपना एक बहुत अच्छा स्तंभ बनाए हुए है, और वो भी खत्म हो जाता है सिर्फ उप मुख्यमंत्री पर। अभी भी वो तमन्ना है कि सीएम बनेंगे, कब बनेंगे? और आपने तो बोला कि हम चाहते हैं कि वो सीएम बने, तो आप ये बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। देखिए, हम लोग इसलिए चाहते हैं कि महाराष्ट्र की डेवलपमेंट की जो सोच है अजीत दादा पवार की, वो हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों की जब मीटिंग होती है तो हम लोगों को बताते हैं कि हमारा विज़न क्या है, हम चाहते क्या हैं, जनता के लिए क्या क्या सहूलियतें देना चाहते हैं, आम आदमी को जो वो रिलैक्स देना चाहते हैं, वो बड़ा उनका प्लान है। तो उस प्लान के तहत हम लोग बोल रहे हैं कि उनको सीएम बनाना चाहिए। लेकिन ये काम है, महायुति की मीटिंग होगी और विधायक दल का नेता किसको बनाया जाता है, ये बात की बात है। आज हम लोग चुनाव में हैं, आज हमें जो सीटें मिली हैं उन सीटों को हम ज़्यादा से ज़्यादा जीत के आ रहे हैं। हम जो हमें सीटें मिली हैं, हम लोग चौंकाने वाले रिजल्ट देने वाले हैं। बात अभी सीएम फेस की हो गई, लेकिन अब दूसरा एक सवाल खड़ा होता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद सीएम का कौन बनता है कौन नहीं बनता है, ये तो देखने वाली बात होगी। एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल है सीएम योगी आदित्यनाथ का, बटेंगे तो कटेंगे। इस पे आपकी क्या? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी अपनी एक अलग टाइप की राजनीति के लिए जाने जाते हैं।
राजनीति का मतलब होता है जिस स्टेट में किसी भी धर्म के लोग होते हैं उनको साथ लेके चलना, और उनका हिस्सेदारी उनको मिलनी चाहिए। कोई भी वर्ग हो, कोई भी कास्ट हो, और किसी भी धर्म समाज का, जाति का आदमी हो, उनका हिस्सा उनको मिलना चाहिए। उनका हिस्सा उनको फील आना चाहिए कि मैं सरकार में हूँ। तो अजीत दादा पवार का तो बड़ा क्लियर स्टैंड है। वो लोग चाहते हैं कि हम हर एक समाज के लोगों को लेके चलें, हर एक धर्म के लोगों को अपने साथ लेके चलें, और उन्होंने बड़ा साफ बोला है कि हम धर्म निरपेक्ष सोच के लोग हैं, हम सभी को लेके चलना चाहते हैं। लेकिन समझ में नहीं आया, आपने जो बात बोली है वो एक अलग तरीके से प्रेजेंट होती है, और वहां पर जो बोला गया कि बटेंगे तो कटेंगे, तो इसका आप एक तरफ कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए हम बहुत सारी योजनाएं ला रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वेलफेयर स्कीमें हैं जो अल्पसंख्यकों के लिए हैं, और सही मायने में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा महाराष्ट्र चुनाव में, बटेंगे तो कटेंगे? देखिए, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि महाराष्ट्र में एक्चुअली उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनका अपना काम करने का तरीका है। लेकिन हमारी जो आइडियोलॉजी है, हम सबको लेके साथ चल रहे हैं। बीजेपी ने कश्मीर में भी सरकार चलाई है मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ। तो ऐसा नहीं है, वो जो आदित्यनाथ जी का अपना उनका अपना निजी बयान है, वो उसी टाइप की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। लेकिन हमारा बड़ा स्टैंड क्लियर है कि हम लोग सभी को साथ लेके चल रहे हैं। माइनॉरिटी वाले भी हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं, हम उनकी ईद में होते हैं और वो हमारी दिवाली में होते हैं, सब लोग जानते हैं। तो उसमें कोई बड़ा इतना बड़ा वो नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया है, उस पर बोला है, और आपका क्या मायना है इसको समझने वाली बात होगी। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में अब क्या नतीजे आते हैं, क्या परिणाम आते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। दिल्ली अभी कुछ दिनों के बाद दिल्ली का चुनाव भी आने वाला है, क्या रणनीति है दिल्ली चुनाव के लिए? देखिए, दिल्ली में आपने बहुत अच्छी बात पूछी। दिल्ली में हमने 70 विधानसभाओं पे अपनी बहुत मजबूत टीम को खड़ा कर दिया है। मेरे को दिल्ली 22 अगस्त को मेरे को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। आज की डेट में हमने 70 की 70 विधानसभाओं पे अपनी कमेटियां बना दी हैं, बूथ कमेटियां हमारी बन रही हैं, और हमने करीब 20 अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। हम 70 पे चुनाव लड़ रहे हैं, और हम लोग चाहेंगे वैसे तो कि हम यहाँ पर अलायंस में चुनाव लड़ें, लेकिन वो तो अजीत दादा पवार और हमारे प्रफुल्ल पटेल जी जो हमें आदेश करेंगे उस तरीके से। लेकिन दिल्ली में एक काम हमने ज़रूर किया है कि संगठन को इतनी मजबूती दे दी है कि आप दिल्ली में हमारे अलावा, हमारे बिना सरकार नहीं बनने वाली। चाहे कोई भी पार्टी सरकार बनाने का दावा करे, हम लोगों के बिना सरकार नहीं बनेगी। ये हम लोग आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली वासियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं हर विधानसभा में रेगुलर जा रहा हूं। अभी मैं संडे को 5 विधानसभाओं में गया, मीटिंग थी मेरी। तो दिल्ली के लोगों में उत्साह है, लोग मेरे से जुड़ रहे हैं। दिल्ली के लोग एनसीपी के साथ, एनसीपी के बैनर के नीचे काम करने को तैयार हैं। मैं अभी भी आपके चैनल में आने से पहले ऑफिस में मीटिंग करके आया हूँ। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोग बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, और ऐसा परिवर्तन चाहते हैं कि हम लोगों का नारा है एनसीपी की यही आवाज़, नई व्यवस्था नया समाज। जो अभी व्यवस्था चल रही है, इसको एनसीपी बदलना चाहती है। दिल्ली में एक नई टाइप की व्यवस्था को कायम करना चाहती हैं, जहां शिक्षा पूरी तरह फ्री होगी, जहां चिकित्सा पूरी तरह फ्री होगी, जहां पर नौजवानों को काम होगा, जहां पर पोल्यूशन के नाम पर ये चैम्बर जो बना दी है दिल्ली, इसको रोका जाएगा। हम हर एक चौराहे पे जहाँ से पोल्यूशन का इजाद होता है, उन पर हम लोग नए नए तरीके से एयर प्यूरीफायर लगाएंगे, और उसमें पर्यावरण को भी सहायक बनाएंगे। इस टाइप की हमारी योजनाएं हैं आने वाले टाइम में। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाला चुनाव कितना प्रभावी होता है, क्या उसके मायने होते हैं। हमने ये चर्चा की बेसिकली महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर। आपने सुना
दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह को। आपकी क्या प्रतिक्रिया है आने वाले चुनाव को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।